Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tekchand Bishwal, and in the last session we started our transformers. Okay, in last class we saw the working principle of transformers, that was Faraday's law of electromagnetic induction, and we saw Lenz's law. ठीक है, दोनों very important for interview perspective, and also sometimes in examination they are also asked क्या पूछते हैं हमसे कि वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होगी किस कंडीशन में, वो आपको कोड दे देंगे, कॉइल दे देंगे, एंड यू हैव टू टेल द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज. ओके, नाउ सो दिस वाज द लास्ट, इन द लास्ट सेशन वी सॉ दिस सर्किट. मेरा एक ट्रांसफार्मर था, ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर था, न्यूज का इनफाइनाइट था. माय प्राइमरी कॉइल, अच्छा प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल कौन सी होती है? मेनी टाइम्स मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट. मेरी प्राइमरी किसको बोलेंगे हम और सेकेंडरी किसको बोलेंगे? प्राइमरी कौन सी है जिसमें लेस नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं? सेकेंडरी कौन सी है जिसमें मोर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं? नो, दैट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन. माय प्राइमरी इज वेयर माय सोर्स इज कनेक्टेड and my secondary is where my load is connected. Remember these 2 points and you will never do the question wrong. ठीक है, प्राइमरी पे सोर्स लगता है हमारा, सेकेंडरी पे हमारा लोड लगता है. ओके, तो मैंने यहाँ पे सोर्स यहाँ पे लगाया, तो दैट मीन्स इट इज माय प्राइमरी. प्राइमरी में n1 नंबर ऑफ टर्न्स थे, फ्लक्स लिंकेज n1 into 5, n1 into 5, n1 into 5m sin omega t. EMF क्या था मेरा? एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMF इक्वल्स टू d lambda 1 by dt. और इसका साइन कैसे बताएंगे हम? साइन वाज ड्यू टू लेंस लॉ. अगर मैंने ऊपर प्लस लिया है, यहाँ पे नीचे माइनस लिया है, दैट मीन्स करंट विल फ्लो लाइक दिस. और ऐसे करंट फ्लो करेगा तो इसमें ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो फ्लक्स मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा मेरा डाउनवर्ड लाइक दिस. डाउनवर्ड कैसे आएगा मेरा? लाइक दिस. ऐसे मेरा फ्लक्स आएगा डाउनवर्ड और वो अपोज करेगा मेन फ्लक्स को, एंड सो मेरा साइन क्या आएगा? लेंस लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज पॉजिटिव. सो द EMF इंड्यूस्ड इज एज पर द Faraday's law of electromagnetic induction, E is equals to d lambda by dt, and sign is determined by Lenz law. Lenz law plus also depend on that which terminal is taken as positive. अगर मैं यहीं पे, अगर मैं E1 के ऊपर पॉजिटिव लेने की बजाय अगर मैं नीचे पॉजिटिव ले लेता, तो मेरा E1 आता माइनस का d lambda 1 by dt. ये हमने लास्ट सेशन में बाय टेकिंग मेनी एग्जांपल्स हमने किया था, ये कि पोलैरिटी कहाँ पे ले रहे हैं हम, depending on that and as per the Lenz law sign is decided. Okay, now मेरा E1 क्या आया? N1 phi m omega sin omega t plus 90. मेरा phi क्या है? मैंने पहले phi कंसीडर किया था इसमें कि मेरा phi था phi m sin omega t. तो EMF क्या? sin omega t plus 90. That means अगर मैं पोलैरिटी को ऊपर प्लस लेता हूँ, नीचे माइनस लेता हूँ, तो मेरा जो वोल्टेज है, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन दिस इज लीडिंग द फ्लक्स बाय 90 डिग्री. अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये कैसा होगा? सपोज दिस इज माय फ्लक्स, ठीक है, ये मेरा फाई, दिस इज माय फ्लक्स फाई. ओके, इस साइन में जो है. नाउ सपोज दिस इज माय E1, तो E1 क्या है मेरा? इससे लीड कर रहा है. E1 विल स्टार्ट फ्रॉम हियर लाइक दिस, like this. Okay, it is leading by 90 डिग्री. लीड क्यों कर रहा है? like this. तो ये कितना होगा मेरा? माइनस का 90 डिग्री. तो ये माइनस का 90 डिग्री स्टार्ट है, दैट मीन्स ये फाई के स्टार्ट होने से 90 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो गया, दैट्स व्हाई इट इज लीडिंग. और इसकी पीक वैल्यू क्या आएगी मेरी? N1 फाई इंटू ओमेगा, एंड दिस इज इक्वल टू E1. ये मेरा क्या है? E1. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि यहाँ पे KVL लगाओ, ठीक है, यहाँ पे लगाओ, या फिर you can also apply KVL like this. ठीक है, ये प्लस माइनस, तो माइनस का V1 जो इनपुट है मेरा, प्लस का E1 इज इक्वल टू 0. सो माई V1 इज इक्वल टू E1. तो जो मेरा E1 है यहाँ पे वही मेरा V1 हो गया. फाइन, दिस वाज माई E1. ग्रीन में जो E1 था, E1 इक्वल टू V1. इसकी पीक वैल्यू है मेरी N1 फाई m ओमेगा, N1 फाई m ओमेगा. इसकी पीक वैल्यू है मेरी ये. ठीक है, अगर suppose now I will introduce some change in the circuit. suppose I want कि मैं E1 को ऐसे नहीं लूंगा, मैं लूंगा E1 को ऐसे, प्लस माइनस E1 डैश. ठीक है, तो मेरा E1 डैश क्या होगा? एज पर लेंस लॉ इट विल बी माइनस का d lambda 1 by dt. यू कैन ऑल्सो चेक लेंस लॉ. अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट कैसे फ्लो करेगा मेरा? यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो करेगा ऐसे. सो इन दिस वाइंडिंग करंट विल फ्लो लाइक
दिस, दैट मीन्स इट इज सपोर्टिंग द मेन फ्लक्स, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसको अपोज करना है मेन फील्ड फ्लक्स को, दैट्स व्हाई हियर ए नेगेटिव साइन विल कम। ओके, तो ये आएगा मेरा माइनस का n1 फाइव एम इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी और माइनस का n1 फाइव एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री। तो माइनस का साइन मतलब E1 डैश, यहाँ पे आप एक देख सकते हो, पहली बात तो E1 डैश इक्वल टू माइनस का E1, इसका मतलब जो E1 डैश है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है E1 के, दैट मीन्स मेरा E1 कैसा आएगा, मेरा E1 स्टार्ट होगा यहाँ से लाइक दिस, ये हो गया मेरा E1 डैश, सॉरी दिस इज E1 डैश। सो यू कैन सी E1 डैश इज लैगिंग द फाई बाई 90 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को, इन तीनों को मैं अगर फेजर में रिप्रेजेंट करता हूं, गौर से देखना, सपोज दिस इज माई फ्लक्स फाई, मेरा E1 कहाँ आएगा, E1 इज लीडिंग द फ्लक्स फाई बाई 90 डिग्री, यहीं पे मेरा E1 है, यहीं पे मेरा V1 है। ओके, अब मैंने अपना E1 डैश मैंने क्या किया, मैंने E1 डैश मैंने लिया पोलैरिटी चेंज करके, सपोज आई मेजर प्लस हेयर, नीचे मैं प्लस ले रहा हूं, ऊपर मैं माइनस ले रहा हूं। ओके, तो मेरा E1 डैश कहाँ आया, हेयर, तो E1 डैश तो मेरा फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा है, बट E1 मेरा फ्लक्स से 90 डिग्री लीड कर रहा है। सो इन एनी सर्किट इफ समवन आस्क दैट इन ए ट्रांसफॉर्मर इंड्यूस्ड EMF लीड्स द फ्लक्स और लैग्स द फ्लक्स, आप क्या बोलोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, आप पहले पूछोगे कि वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है। अगर मैं इंड्यूस्ड EMF की पोलैरिटी ऐसे ले रहा हूँ कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, देन इट इज लीडिंग द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। बट जनरली हम इसी E1 को लेते हैं, क्योंकि जैसे V लगा हुआ है ऐसे E1 लगा हुआ है। जब मेरा V और E1 दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स हियर नो करंट विल फ्लो। अगर मेरा V और E1 दोनों सेम हो गए, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इक्वल पोटेंशियल है। ठीक है, अगर मैं उल्टा लेता हूँ, प्लस नीचे माइनस ऊपर, तो मेरा E1 आता है नेगेटिव, दैट मीन्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो मेरा E1 क्या करेगा, E1 डैश, दिस E1 डैश क्या करेगा, मेरा लैग करेगा फ्लक्स से 90 डिग्री। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि फ्लक्स से मेरी वोल्टेज लीड करेगी या लैग करेगी, पहले आप उनसे पूछोगे कि पोलैरिटी क्या है, किस पोलैरिटी पे आप क्या मेजर कर रहे हो। फाइन, सो दिस इज E1। नाउ इफ आई मेक माय सेकेंडरी वाइंडिंग, if I make my secondary winding, suppose in this the number of turns are N2 और मैं यहाँ पे लेता हूँ प्लस, यहाँ पे लेता हूँ मैं माइनस, तो मेरा E2 क्या होगा, पहले तो मैं देखूंगा ये लेंस लॉ को सपोर्ट करता है अपोज करता है, मैं लेंस लॉ के अकॉर्डिंग साइन क्या आएगा इस पे, तो मैं क्या करूंगा, आई विल शॉर्ट सर्किट हेयर, शॉर्ट सर्किट प्लस से माइनस करंट आएगा लाइक दिस, तो करंट विल फ्लो लाइक दिस। तो फिर मैं देखूंगा राइट हैंड रूल से कि अगर मेरी फिंगर्स करंट डायरेक्शन में कर लूंगी, तो मेरा फ्लक्स जो जनरेट होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, मेन फ्लक्स इधर आ रहा है, ये फ्लक्स इधर आ रहा है, मीन अपोजिंग, दैट मीन्स माई जो मैंने पोलैरिटी ली है वो सही है, एंड माई E2 विल बी प्लस d lambda 2 बाई dt। और lambda 2 क्या मेरी फ्लक्स लिंकेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट इज N2 इंटू में फाइव एम इंटू में साइन ओमेगा टी। तो मेरा E2 क्या आ जाएगा, N2 फाइव एम ओमेगा इंटू में कॉस ओमेगा टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N2 फाइव एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री। अब आप E1 और E2 को देख सकते हो, दिस इज E2 एंड दिस वाज माय E1। यहाँ पे E1 देखो, ये E1 था, ये E2 था, दोनों का बिल्कुल सेम फेज है, दैट मीन्स माय E2 विल ऑल्सो बी हियर, बट इट माइट हैव सम डिफरेंट मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, N2 पे डिपेंड करेगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। और आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से मैं फाइव एम इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री निकाल लेता हूँ मैं, तो क्या आएगा मेरा फाइव एम इंटू ओमेगा इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री इक्वल टू E1 बाई N1। ठीक है, अब मैं इस चीज को रिप्लेस कर देता हूँ इसमें, तो मेरा क्या आएगा, E2 इक्वल टू N2 इंटू में, अब ये 5m ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90, इसकी जगह क्या डाल दूंगा मैं, E1 बाई N1। तो ये भी एक तरीका है मेरा वोल्टेज रेशियो कैलकुलेट करने का। सो E2 बाई N2 इक्वल टू E1 बाई N1, और मेरा E2 कहाँ है, द डायरेक्शन ऑफ E2 इज इन डायरेक्शन ऑफ E1। तो
और आई कैन से कि मेरा E1 और V1 के बीच में कितना फेज डिफरेंस है 0 डिग्री, E1 और E2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस है 0 डिग्री। दैट मीन 0 डिग्री फेज डिफरेंस होने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर 0 डिग्री फेज डिफरेंस है E1 एंड E2 के बीच में, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की वेव फॉर्म एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। ये E1 है और E2 भी इसी के ऊपर है। दैट मीन्स both rise together and both fall together। 0 डिग्री डिफरेंस होने का मतलब ये होता है both rise together और both fall together। ठीक है, तो यू कैन सी E1 और E2, E1 कौन सी वोल्टेज है, जो मेरी प्राइमरी में इंड्यूस हुई इसी फ्लक्स 5 फ्लक्स से, जो मेरी प्राइमरी में इंड्यूस हुई वो है मेरी E1, और इसी 5 फ्लक्स से जो मेरी सेकेंडरी में इंड्यूस हुई, इसी 5 फ्लक्स से जो मेरी सेकेंडरी में इंड्यूस हुई वो है E2। तो यू कैन आई कैन से जो फाई है वही बना रहा है E1, जो फाई है वही बना रहा है E2। दैट मीन्स दैट इज द रीजन दैट बोथ आर इन सेम फेज, क्योंकि दोनों को सेम फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। इस पॉइंट को हमेशा नोट रखना, नोट डाउन करके रख लेना। अगर सेम फ्लक्स दो ईएमएफ को इंड्यूस करा रहा है एक ट्रांसफॉर्मर में, तो दोनों सेम फेज में होते हैं। अगर हम उन्हें लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ले और E1 इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई dt ले, मतलब कि उसको सीधा का सीधा पॉजिटिव पोलैरिटी में कंसीडर कर लें। ठीक है, अगर वो तो अलग बात है कि अगर मैं E2 को नीचे, E2 को अगर मैं उल्टा मेजर करता, नीचे प्लस लेता ऊपर माइनस लेता, तो मेरा E2 यहां से उठ के नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी विल सी दैट कि आप फेजर से डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर इट इज ए सोर्स और ए सिंक। जो मैंने आपको जब मैं नेटवर्क एंड सर्किट्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था इफ दिस इज ए वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, जैसे डीसी वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट, एंड इफ करंट इज माय पॉजिटिव एंड इट इज फ्लोइंग इनटू दिस पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स इट इज ए लोड और इट इज एब्जॉर्बिंग पावर। बट मैंने वहीं पे आपको एक एक्सेप्शन भी बताया था दैट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज इन एसी सर्किट्स। क्यों नहीं होता ट्रू? सपोज दिस इज माय एसी 5 एंगल 0, अब यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, इंस्टेंटेनियस पोलैरिटीज। अगर मैंने इसमें एक करंट भेजा, माय करंट इज इक्वल टू, सपोज मैं अभी नहीं बता रहा आपको, ठीक है, मेरा इसमें करंट आ रहा है। नाउ माय करंट इज एंटरिंग पॉजिटिव, दैट मीन्स यू विल से, अगर आप इसी प्रिंसिपल को यूज करोगे तो यू विल से दैट इट इज एब्जॉर्बिंग पावर, इट इज एब्जॉर्बिंग पावर, और यू विल से इट इज एक्टिंग एज एन लोड। ठीक है, आप यही बोलोगे, इट इज एब्जॉर्बिंग पावर और इट इज एक्टिंग एज एन लोड। बट अब मैं आपको करंट की वैल्यू देता हूं, माय करंट इज 5 एंगल 120 डिग्री। ठीक है, अब मेरा वोल्टेज कहाँ है, माय वोल्टेज इक्वल्स टू 5 एंगल 0, मेरा करंट कहाँ है 120 डिग्री लीडिंग, मीन्स मेरा करंट है यहाँ पे 5 एंगल 120 डिग्री। नाउ व्हाट विल बी द एक्टिव पावर एब्जॉर्ब, विल बी वी आई कॉस 5। जो एब्जॉर्ब कर रहा है पावर एब्जॉर्ब, क्योंकि प्लस टर्मिनल से अंदर जा रहा है, तो 5 इंटू 5 कॉस क्या है, एंगल क्या है दोनों के बीच में 120 डिग्री। सो व्हाट इज माय कॉस 120, कॉस 120 इज माय माइनस 1/2। सो 5 इंटू 5 इंटू माइनस का 1/2, दैट इज इक्वल टू माइनस का 12.5 वॉट्स। दैट मीन्स माय लोड इज एब्जॉर्बिंग कितनी पावर, माय लोड इज एब्जॉर्बिंग माइनस का 12.5 वॉट्स। माइनस 12.5 वॉट्स ऑब्जॉर्बिंग मतलब it is delivering 12.5 watts. Okay, that's why in AC circuits, in AC networks, or in AC circuits, we cannot tell exactly about a circuit unless and until I have both the information. I have phasor and as well as the circuit diagram. Okay, अच्छा सर्किट डायग्राम क्यों नेसेसरी है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आई से कि भाई मेरी वोल्टेज है 5 एंगल 0, मेरा करंट है, माई करंट इज आई इक्वल्स टू 3 एंगल 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री लीड कर रहा है। तो अब मुझे बताओ ये लोड है या सोर्स है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर बोलेगा होगा कुछ भी नहीं, अभी हमें सर्किट डायग्राम दिखाओ। क्योंकि अगर मैं सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ लाइक दिस 5 एंगल 0 प्लस माइनस, और मैं बोल देता हूँ ये करंट मेरा जा रहा है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालोगे पावर डिलीवर्ड इक्वल्स टू वी आई कॉस 5 इंटू में 3 इंटू में कॉस 30 15 √3/2 वॉट। ठीक है, यह है मेरा पॉजिटिव।
दैट मीन्स इट इज ए सोर्स, इट इज डिलीवरिंग। अगर मैंने सर्किट बनाया ये, और अगर मैं अपना सर्किट बना देता हूँ ये लाइक दिस, और मेरा करंट जा रहा है आई इनसाइड इनटू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, अब आप क्या बोलोगे, इट इज एब्जॉर्बिंग पावर 5 इंटू 3 इंटू cos 30 दैट इज √3/2, सो 15 √3/2 इज माई पावर एब्जॉर्ब। आई होप यू गॉट इट कि मुझे फेजर डायग्राम भी चाहिए और मुझे सर्किट डायग्राम भी चाहिए, ओनली देन आई कैन टेल whether it is delivering the power or it is absorbing the power. So in AC circuits, and if phasor diagram is incomplete without a circuit diagram and vice versa. My phasor diagram should always be accompanied by the circuit diagram. You can read, if phasor diagram is incomplete without a circuit diagram and vice versa. So ये मैंने वही है जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि V और I, अगर मैं एंगल को 90 प्लस कर दूंगा तो जो आपको सोर्स दिख रहा होगा वो सिंक बन जाएगा, और जो सिंक दिख रहा होगा पहले वो सोर्स बन जाएगा। ओके, so only circuit diagram can't tell everything about a machine or about a device, but if it should be accompanied by the phasor diagram, only then we can tell the entire condition. Okay, now the next concept, this is the same transformer, flux जा रहा है, यहाँ पे मेरा E2 इंड्यूस हुआ, मैंने E2 की वेवफॉर्म आपको बना के दिखाई थी, ठीक है, E2 V2 E1 V1 we have seen everything. I hope you are clear with this. Now we will see dot convention. Okay, so what is dot convention? डॉट हम कहाँ पे लगाते हैं, आपने ट्रांसफार्मर के सर्किट में देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डॉट लग रहा है, एक यहाँ पे भी एक डॉट लग रहा है। ओके, सो ये डॉट्स कैसे मार्क किए जाते हैं, we will see. If the currents enter or leave through the dot simultaneously, the fluxes are additive as applied to transformers. Therefore, if the current enters through the dot in one winding, then it should leave through the dot from another winding in order to satisfy Lenz law. Okay, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा मुझे पता है, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। This is my transformer. Okay, so this is my winding. This is primary winding and this is my secondary winding. तो आप बस ये पहली लाइन पढ़िए, if the currents enter or leave through the dots simultaneously, the fluxes are additive. Means अगर मेरे दोनों डॉट्स से करंट एंटर करे या लीव करे तो मेरा करंट मेरा फ्लक्स होना चाहिए एडिटिव। एडिटिव मीन्स दोनों के दोनों फ्लक्स ऐड होने चाहिए। ओके, तो हम पहले हमेशा क्या करेंगे, हम पहले एक डॉट मार्क करेंगे, एक डॉट मार्क करेंगे। अब मैं इस डॉट से करंट को एंटर कराता हूँ, करंट एंटर करा, घूम के आया, एंटर करा, एंटर लाइक दिस एंड करंट केम आउट। अब इससे मेरा फ्लक्स किस डायरेक्शन में होगा, आप राइट हैंड रूल लगाओ, फिंगर्स को करंट डायरेक्शन में कर्ल करो, फिंगर्स को करंट डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो मेरा फ्लक्स आएगा अपवर्ड, दिस इज माय फाई। ओके, अब डॉट कन्वेंशन क्या कहता है, मेरे को दूसरा डॉट वहां पे लगाना है जहां से करंट अगर एंटर करे तो दोनों के दोनों फ्लक्स ऐड हो। ठीक है, अब दोनों के दोनों फ्लक्स ऐड कब होंगे मेरा, आप यू कैन सी ऐड कब होंगे, जब मेरा इस वाइंडिंग का फ्लक्स कब होगा, डाउनवर्ड होगा। अगर मेरा फ्लक्स डाउनवर्ड होगा तो आप थंब को करो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करो, तो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। तो डॉट कहाँ आएगा मेरा, माय डॉट विल बी हियर। ओके, आई होप यू गॉट इट। अगर आपको पता लग गया तो ये करके दिखाओ मुझे। ये मेरी एक प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक डॉट है, सो दिस इज माई वाइंडिंग। अब मुझे इसमें लगाना है डॉट, ठीक है, इसमें डॉट कहाँ पे आएगा, डॉट कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर दोनों डॉट से करंट एंटर करे या लीव करे, एंटर करे या लीव करे, मेरा फ्लक्स एडिटिव होना चाहिए। मीन्स अगर मेरा इस डॉट से करंट एंटर कर रहा है तो दूसरी डॉट से भी करंट जब एंटर करेगा तो मेरा फ्लक्स एडिटिव होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं इसमें करंट को कराता हूँ एंटर। ओके, सो माय करंट एंटर्स इनटू दिस लाइक दिस। व्हाट विल बी माय फ्लक्स,
आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब ऊपर जाएगा, मेरा फ्लक्स आया इन दिस डायरेक्शन। तो अब मेरा फ्लक्स एडिटिव कब होगा, जब इस वाइंडिंग से, जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जब इस वाइंडिंग से भी जो फ्लक्स जनरेट होगा वो इसी सेम डायरेक्शन में होगा, फाई यहाँ पे होना चाहिए। अब ऐसा फ्लक्स कब आएगा मेरा, यू कैन सी, अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे इस वाइंडिंग पे, थंब नीचे जाएगा तो फिंगर्स क्या दिखाएंगे मेरे को, लाइक दिस। अगर मेरा करंट ऐसे फ्लो करेगा लाइक दिस, तो आप वाइंडिंग का सेंस देख सकते हो, यहाँ से करंट आया और फिर स्कोर के पीछे से, यू कैन सी, यहाँ से करंट आएगा और स्कोर के पीछे से घूम के लाइक दिस यहाँ से निकल जाएगा बाहर और यहाँ से एंटर। डॉट पोलैरिटी क्या कहती है, डॉट कन्वेंशन, कि दोनों डॉट से करंट एंटर करे तो फ्लक्स एडिटिव। तो इसका मतलब मेरा डॉट आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे डॉट आता है, यहाँ से जब करंट एंटर करा मेरा, तो मेरे दोनों फ्लक्स ऐड हो रहे हैं। सो हियर विल बी द डॉट। आई होप यू गॉट इट। आप एक बार इसको टेस्ट कर सकते हो सेम सर्किट को फॉर करंट लीविंग द डॉट। ठीक है, मैं एक बनाता हूं जिसमें आप करंट लीविंग देख सकते हो कि करंट जिसमें लीव कर रहा हो ट्रांसफॉर्मर को, दिस। ओके, सो दिस, यहाँ पे मेरा एक डॉट है। अब इससे मेरा करंट क्या कर रहा है, लीव, मेरा करंट लीव कर रहा है यहाँ से आई। ठीक है, करंट लीव कर रहा है तो मतलब यहाँ से ऐसा आया होगा लाइक दिस लाइक दिस। तो अब मेरा फ्लक्स किस डायरेक्शन में होगा, आप फिंगर को कर्ल करो, यहाँ पे मेरा फ्लक्स आया इस डायरेक्शन में, फाई फाई। ठीक है, ऐसे जाएगा मेरा फ्लक्स। अगर मुझे यहाँ पे फ्लक्स एडिटिव चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेकेंडरी का फ्लक्स बने वो इसमें ऐड हो, तो मतलब फ्लक्स मेरा इसका भी इस डायरेक्शन होना चाहिए। तो आप अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड रूल, तो आपकी फिंगर्स कैसे होंगी, क्लॉकवाइज कर्ल होंगी। दैट मीन्स माई करंट विल फ्लो लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस लाइक दिस। तो मुझे कौन सा देखना है, करंट जहां से लीव कर रहा है, क्योंकि मैंने प्राइमरी में क्या देखा है, यहाँ से डॉट से करंट लीव कर रहा है, तो जब इसके डॉट से करंट लीव करेगा तो दोनों फ्लक्स एडिटिव होंगे। दैट मीन्स डॉट कहाँ आएगा, यहाँ पर। मीन्स अगर दोनों डॉट से करंट लीव कर रहा है तो मेरा फ्लक्स दोनों ऐड हो रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ डॉट कन्वेंशन। बट इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर मेरी वोल्टेज कैसे इंड्यूस होगी, ईएमएफ। अच्छा ओके, ये छोड़ दो, कोई बात नहीं। ट्रांसफॉर्मर में हमें क्या करना है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या करता है, जो मेन फ्लक्स है उसको अपोज करता है। अपोज करता है तो मतलब अगर मेरा एक डॉट से करंट एंटर कर रहा है तो दूसरे करंट से, अगर दूसरे डॉट से करंट लीव करेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसे अपोज करेगा। आई होप यू गॉट इट। डॉट कन्वेंशन कहता है कि जहां जहां डॉट है, अगर दोनों डॉट से ज्यादा करंट एंटर करे, दोनों डॉट से करंट एंटर करेगा तो फ्लक्स एडिटिव होंगे। लेकिन एक डॉट से एंटर किया और एक डॉट से लीव किया, इसका मतलब जो दूसरे करंट का फ्लक्स है वो अपोज करेगा। दैट मीन्स अगर मेरा इस डॉट से करंट एंटर किया है ना, तो डॉट कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर इस डॉट से करंट एंटर करेगा, अगर इस डॉट से भी करंट एंटर करता तो फ्लक्स होते एडिटिव। ठीक है, बट अगर इस डॉट से करंट लीव कर रहा है, इसका मतलब मेरा ये जो ये करंट है ये इस फ्लक्स को, जो मेन फील्ड फ्लक्स है उसको अपोज करेगा। और यही मेरा ट्रांसफॉर्मर में होता है। एज पर लेंस लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिस द cause or opposes the main field flux. That's why in the case of transformer, यहाँ पे लिखा हुआ है as applied to transformer, therefore if the currents, ये मेरा currents है, if the currents enters through the dot in one winding, then it should leave through the dot from another winding in order to satisfy Lenz law. In other words, the dots have the same instantaneous polarity. Means अगर इस डॉट पे प्लस है, प्लस माइनस है, तो इस डॉट पे भी प्लस माइनस होगा। ये हमने लेंस लॉ सेटिस्फाई कराया था, बहुत बार देखा हुआ है। आई होप डॉट कन्वेंशन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंस लॉ, इनमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल अस इन कमेंट्स और यू कैन मैसेज अस एंड वी विल क्लैरिफाई देम। मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, वैसे तो इससे इजी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती। ओके, नाउ व्हाट इज माय प्राइमरी वाइंडिंग? प्राइमरी वाइंडिंग इज वेयर माय सोर्स इज कनेक्टेड। What is my secondary winding? Where my load is connected. ये हमने देखा था 5 = 5m sin ωt। तो E1 उससे लीड करता है 90 डिग्री और E2 भी उससे लीड करता है 90 डिग्री। आपको ध्यान होगा, अगर ध्यान नहीं है तो फिर से देख लेते हैं। सी, हमने यहाँ पे फेजर बनाया था, ये मेरा 5 था, 5 = 5m sin ωt और E1 V1 मेरे यहाँ पे आए थे।
और E2 भी मेरा यहाँ पे आया था। V2 क्या है? V2 इज नथिंग बट V2 इक्वल्स टू, जो यहाँ पे मैंने E2 निकाला है और मैं यहीं पे अपना V2 भी मेजर कर लूँ तो E2 इज इक्वल्स टू V2 हो गया। सो हियर E2 इज इक्वल्स टू V2। तो वही फेजर डायग्राम है, थोड़ा नीट एंड क्लियर करेंगे तो हम कैसा होगा, इट विल बी लाइक, ये मेरा है फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आएगा मेरा E1 इज इक्वल्स टू V1 और फिर इसी एक्सिस पे मेरा आएगा E2 इज इक्वल्स टू V2। E2 and E1 both rise together, both fall together। क्यों? Because both of them are created by a same flux phi। वही फाई मेरा इस ट्रांसफार्मर में, यही फाई मेरा प्राइमरी में E1 क्रिएट कर रहा है लिंक करने के बाद, और सेकेंडरी में E2 क्रिएट कर रहा है जब सेकेंडरी में लिंक कर रहा है। दैट्स वाई मेरा सेम फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। दैट्स मीन E2 एंड E1 आर इन फेज। बस आप उसके पोलैरिटी को जानबूझ के रिवर्स मत करना। ओके, नाउ जो मेरा E2 आई थी वोल्टेज इंड्यूस्ड, E2 वो क्या थी, N2 इंटू में फाई एम इंटू में ओमेगा इंटू में कॉस ओमेगा टी वोल्ट्स। इस कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री। ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो मेरी पीक वैल्यू क्या आ गई, E2m, पीक वैल्यू है मेरी 2 पाई एफ N2 इंटू में फाई। व्हाट इज माई RMS, 2 पाई एफ N2 इंटू फाई अपॉन में अंडर रूट 2, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई इंटू में एफ इंटू में N2 इंटू में फाई। दिस इज माई E2 RMS। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मेरे कुछ ये ऐसा भी आ जाता है 4.44 एफ N2 फाई E2 RMS। और सिमिलरली E1 होता तो मेरा क्या होता है, यहाँ पे E1 में कुछ भी चेंज नहीं होता तो E1 इक्वल्स टू N1 हो जाता। बस यहाँ पे E1 इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ N1 चेंज होगा एंड एवरीथिंग विल बी सेम। और E2 बाई N1 ये मैंने पहले भी ड्राइव किया था, E2 बाई E1 विल बी इक्वल्स टू N2 बाई N1 एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माई टर्न रेशियो A। ओके, टर्न रेशियो क्या होता है वैसे, टर्न रेशियो आजकल एक तो पहले होता था प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी, बट अब मॉडर्न पावर सिस्टम में क्या होता है, सपोज मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, सपोज इट इज दिल्ली और दिल्ली में मेरे 4 पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, फिर भी दिल्ली की डिमांड कंप्लीट नहीं होती दिन के टाइम में, फिर भी दिल्ली की डिमांड कंप्लीट नहीं होती तो ये पावर लेती है नियर बाई हरियाणा से। ओके, सपोज दिस इज माई हरियाणा, तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ मेरा। ठीक है, तो दिन में तो मेरा हरियाणा से पावर आ रहा है और जा रहा है दिल्ली में, तो मेरी प्राइमरी हुई ये, सेकेंडरी हुई ये। प्राइमरी कहाँ होती है, जहाँ पे सोर्स लगा होता है। दिन के टाइम में हरियाणा सोर्स है, इन डे टाइम व्हेन द डिमांड ऑफ दिल्ली इज हाई सो इट विल टेक सम पावर फ्रॉम हरियाणा। तो दिन के टाइम पे तो हरियाणा क्या है, सोर्स। ठीक है, तो दिन के टाइम पे ये होगी मेरी प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, जहाँ पे सोर्स कनेक्टेड है। और सेकेंड वाइंडिंग कौन सी होती है, जहाँ पे लोड कनेक्टेड है। तो दिन के टाइम पे दिल्ली होगी लोड, दिल्ली विल बी लोड, सो इट इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नाइट टाइम में दिल्ली में ऑफिस सारे क्लोज, सो यहाँ का लोड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बट सपोज हरियाणा इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री स्टार्ट फंक्शनिंग, सो यहाँ का लोड हो जाएगा इंक्रीज। नाउ जो दिल्ली में 4 पावर प्लांट थे, अब ये मेरी पावर सप्लाई करेंगे हरियाणा को। सपोज इफ दे सप्लाई पावर टू हरियाणा, दैट मीन्स नाउ दिल्ली हैज बिकम सोर्स। सोर्स का मतलब अब मेरी ये वाइंडिंग क्या होगी, प्राइमरी, और ये वाइंडिंग क्या होगी मेरी, सेकेंडरी वाइंडिंग। कैन यू सी, दिन और रात में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग चेंज हो रही है। तो क्या आप दिन के लिए अलग कैलकुलेशन करोगे, एज इक्वल्स टू सेकेंडरी टर्न रेशियो इक्वल्स टू सेकेंडरी टर्न्स, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी टर्न्स, नहीं। नाउ दिस मेथड इज ऑब्सोलीट। अब जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो मेरा टर्न रेशियो इक्वल्स टू हाई वोल्टेज वाइंडिंग अपॉन में लो वोल्टेज वाइंडिंग, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग। और ये हमको पता ही है कि जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वहां पे हाई वोल्टेज होगी, जहाँ पे लो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वहां पे लो वोल्टेज होगी। कैसे पता है हमें, फॉर दैट यू सी वन थिंग, यहाँ से इस इक्वेशन से देखो आप, तो E2 बाई N2 इक्वल्स टू E1 बाई N1। E2 क्या है मेरा, अच्छा E2 इक्वल्स टू V2 है मेरा, V2 बाई N2 इक्वल्स टू V1 बाई N1। ठीक है, मेरा एक ट्रांसफॉर्मर था, इसका ये प्राइमरी था और इसका ये सेकेंडरी था। ठीक है, यहाँ पे मैंने V1 लगाया
यहाँ पे मेरे को V2 मिल गया। सो V1 बाई N1, V1 क्या, वोल्ट्स पर टन, दैट मीन्स वोल्ट पर टन इज सेम ऑन द बोथ साइड। अगर मैंने प्राइमरी में 100 वोल्ट लगाया और यहाँ पे मेरे थे 20 टन, आउटपुट में अगर 40 टन है तो मेरी आउटपुट आएगी 200 वोल्ट्स। तो मैं प्राइमरी में अगर निकालूंगा ईएमएफ पर टन, ईएमएफ पर टन क्या होगा मेरा 100 बाई 20, दैट इज 5 वोल्ट पर टन। और इस साइड में अगर मैं हाई वोल्टेज साइड में देखूंगा, मेरा हाई वोल्टेज साइड में कितना होगा मेरा ईएमएफ पर टन 200 बाई 40, दैट इज 5 वोल्ट पर टन। यू कैन सी इन ए ट्रांसफॉर्मर इररिस्पेक्टिव कि कौन सी साइड मेरी प्राइमरी है, कौन सी साइड मेरी सेकेंडरी है, ना हमें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज कुछ भी नहीं देखना, बट इन ए ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज रिमेंबर ईएमएफ पर टन इज सेम। ईएमएफ पर टन अगर मेरा सेम रहेगा तो जहां पर मेरे टर्न ज्यादा रहेंगे वहां पर मेरा वोल्टेज ज्यादा रहेगी, जहां पे मेरे नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे वहां पे मेरी वोल्टेज कम रहेगी। तो टर्न्स रेशियो क्या होगा मेरा, हाई वोल्टेज साइड अपॉन लो वोल्टेज साइड, और N2 बाई N1, ठीक है। N2 क्या होगा मेरा, लेकिन जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है वो होगा मेरा N2। दैट्स वाई अब मेरा टर्न रेशियो हमेशा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ओके, now we will see one more concept, that is when the load is applied on the transformer। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर लोड अप्लाई होगा तो क्या होगा। सपोज दिस इज माय ट्रांसफार्मर। अभी हम इसमें बेसिक प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर ए लिटिल बिट स्लो। अभी हम स्लोली कर रहे हैं सब कुछ ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। सो यहाँ पे मेरा फ्लक्स है फाई, लाइक दिस। यहाँ पे मेरा डॉट आएगा, ये मेरा डॉट है तो यहाँ पे भी मेरा डॉट आ गया, ठीक है। पहला डॉट लगेगा यहाँ पे अगर करंट एंटरिंग है तो यहाँ पे करंट क्या होगा, लीविंग। ये मेरा प्लस माइनस का मैंने V1 लगा दिया, यहाँ पे इंड्यूस होगा प्लस माइनस का E1, यहाँ पे इंड्यूस हुआ प्लस माइनस का E2, और मैंने यहाँ पे वोल्टेज दिया प्लस माइनस V2, ठीक है। तो मैं अगर प्राइमरी में KVL लगाऊंगा तो माइनस का V1 प्लस का E1 इक्वल टू 0, सो V1 इक्वल टू E1, ठीक है। बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी ड्रॉप नहीं है, यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं है तो मेरा कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, दैट मीन्स V1 इक्वल टू E1। यहाँ पे तो ठीक है। नाउ सपोज इफ सडनली आई कनेक्ट ए लोड हेयर, मैंने एक लोड लगा दिया, व्हेन आई विल कनेक्ट द लोड करंट विल फ्लो, इसमें करंट आएगा I2। अब I2 का काम क्या है, I2 आया मेरा E2 की वजह से, I2 करंट मेरा ऐसे फ्लो करेगा लाइक दिस। सो I2 की वजह से मेरा फ्लक्स जो जनरेट होगा वो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स फ्लक्स phi2 ड्यू टू I2 opposes the main field flux, ठीक है। जो मेरे I2 से फ्लक्स जनरेट होगा phi2 वो मेरे मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज करेगा। नाउ इफ आई से इंस्टेंटली R2 लगाया मैंने, सॉरी RL लगाया मैंने, लोड लगाया इंस्टेंटली, I2 आया, I2 से मेरा फ्लक्स phi2 आया और phi2 ने अपोज किया phi को, इफ माय मेन फील्ड फ्लक्स गॉट रिड्यूस्ड। तो E1 क्या है मेरा, RMS में √2 f इंटू N1 इंटू में phi। अगर मेरा ये सब तो कांस्टेंट है, अगर मेरा phi कम हो गया दैट मीन्स माय E1 विल ऑल्सो रिड्यूस। लेकिन V1 क्या है, V1 तो मेरी सोर्स की वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, V1 तो चेंज नहीं होगी। नाउ माय V1 बिकम्स नॉट इक्वल टू E1। क्या हुआ, मतलब मेरा KVL वायलेट हो गया। बट इज इट पॉसिबल दैट माय KVL गेट्स वायलेटेड? नो, बिकॉज KVL वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये लॉ यूनिवर्स में कहीं भी वायलेट नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नेवर वायलेटेड। सो इसका मतलब कहीं पे गलती हुई। गलती कहां पर हुई मेरी, सी व्हाट हैपेंस इन द ट्रांसफार्मर, जिस मूवमेंट में मैंने R2 लगाया, R2 से मेरा आया I2 से मेरा आया phi2। अब मेरा phi2 चाहता है अपोज करने को, मेन फील्ड को phi को अपोज करना चाहता है। द मूवमेंट phi2 केम्स टू अपोज phi, माय प्राइमरी वाइंडिंग विल ड्रॉ सम एक्स्ट्रा करंट I1। नाउ जब ये मेरा I1 फ्लो करेगा, नाउ माय प्राइमरी वाइंडिंग विल ड्रॉ सम करंट I1, उस I1 से आएगा मेरा phi1 which will be equal and opposite to my phi2। तो मेरे phi2 के इफेक्ट को
ये phi1 न्यूट्रलाइज कर देगा और जो मेरा मेन फील्ड फ्लक्स फाई था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। अगर मेरा मेन फ्लक्स फाई एज इट इज मेंटेन रहेगा तो मेरा E1 भी मेंटेन रहेगा सेम, और सेम E1 मेंटेन रहेगा तो मेरा KVL विल नॉट गेट वायलेटेड। फाइन, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। जैसे ही मैंने R2 लगाया तो मेरा I2 करंट आया। अब I2 करंट क्या चाहेगा, I2 करंट से मेरा इस वाइंडिंग में जब I2 करंट फ्लो करेगा तो वहां पे फ्लक्स आएगा phi2। phi2 क्या चाहेगा, phi2 विल वांट टू डिक्रीज द मेन फील्ड फ्लक्स फाई। मेरा जो phi2 है, क्योंकि करंट I2 और E2 किससे आए मेरे, लेंस लॉ से। लेंस लॉ कहता है कि जो इफेक्ट है, जो जनरेट होगा, जो इंड्यूस होगा, वो अपने कॉज को ही अपोज करेगा। तो कॉज क्या था मेरा, मेन फील्ड प्लस फाई, तो मेरा phi2 अपोज करेगा फाई को। तो जैसे ही अपोज करने की कोशिश करेगा उसी टाइम मेरा प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आएगा I1 एट द सेम इंस्टेंट, और ये I1 एक फ्लक्स क्रिएट करेगा phi1 जो phi2 के इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, और वही मेरे phi2 को कैंसिल आउट कर देगा। सो दैट मीन्स माई I1 N1 विल बी इक्वल टू I2 N2, क्योंकि दोनों का फ्लक्स मुझे इक्वल रखना है। phi1 इक्वल टू मेरे को phi2 रखना है, तो phi1 क्या है मेरा, फ्लक्स 1, दैट इज MMF ऑफ फर्स्ट वाइंडिंग अपॉन में रिलक्टेंस ऑफ द कोर इक्वल टू MMF ऑफ द सेकेंड वाइंडिंग अपॉन में रिलक्टेंस ऑफ द सेम कोर। अब आपको ये देखना चाहिए यहाँ पे इन दिस ट्रांसफॉर्मर, phi1 हो या phi2 हो, दोनों के लिए कोर तो सेम ही है, तो रिलक्टेंस तो मेरा सेम ही होगा। दैट मीन्स इट विल बी कैंसल्ड आउट। सो माई MMF1 equals to MMF2, that is I1 into N1 equals to I2 N2, and this is also called my MMF balance equation. I hope you got the point. तो बस इतना ध्यान रखना, जैसे ही मेरा I2 आएगा तुरंत उसके फिर अपोज करने के लिए और एट द सेम मोमेंट मेरा I1 आ जाएगा। दैट मीन्स I1 and I2 will be in phase, जस्ट उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। मैग्नीट्यूड कैसे डिफरेंट होगा, माई I1 विल बी N2 by N1 into I2। ओके, आई होप यू गॉट इट। यहां से मैंने ये निकाला बस उसका। अगर मेरा सपोज दिस इज माई फेजर, अगर मेरा I2 इतना होगा, हो सकता है तो मेरा I1 इसी डायरेक्शन में होगा लेकिन थोड़ा ज्यादा होगा। दैट मीन्स I1 and I2 rise together and fall together just in the same way like E1 and E2 जो थे, E1 और E2 के बीच में मेरा 0 डिग्री फेज डिफरेंस था, बस उनका मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा था। किस फॉर्मूले से, E1 by N1 इक्वल्स टू E2 by N2, दैट इज E1 इज इक्वल्स टू N1 by N2 into में E2। आई होप आई एम क्लियर विद माई पॉइंट। जैसे ही I2 आएगा ऐसे ही उसको अपोज करने के लिए I1 आएगा। सो I1 and I2 both, this is I2, this is I1 and I2 both rise together and fall together. For more information or for more informed opinion you can read this, ठीक है। KVL is based on conservation of energy and it cannot be violated. Flux cannot change in an ideal transformer suddenly, so if load applied I2 will come, I2 आएगा तो वो फ्लक्स को अपोज करना चाहेगा, बट एट द सेम मोमेंट I1 comes to neutralize the effect of I2। मैंने आपको ये बताया था ना, I1 आएगा उसी मोमेंट पे, I1 प्रोड्यूस करेगा मेरा phi1, वो phi1 होगा जो मेरा वो I2 से जो phi2 प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज कर देगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, और यू कैन ऑल्सो रीड दिस, एज I2 इंक्रीज्ड माई फ्लक्स इज अपोज्ड बाई N2I2। N2I2 क्या मेरा, अगर मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट फ्लो कर रहा है N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो MMF कितना होगा, N2I2। So this MMF will try to oppose the main field flux phi. So flux tend to reduce, but due to even अगर even decrease हुआ तो मेरा immediately प्राइमरी साइड से करंट आ जाएगा और बोलेगा कि उसको अपोज करो। So वहां से एक्स्ट्रा करंट आएगा प्राइमरी में मेरा, तो मेरा प्राइमरी MMF बनेगा N1I1 और वो मेरे N2I2 को बैलेंस आउट कर देगा, and there will be no reduction in the main field flux of my transformer. So MMF balance N1I1 minus N2I2 equals to 0 or N1I1 equals to N2I2. This is my MMF balance of an ideal transformer. यहाँ से आप I1 और I2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कितना होगा मेरा I1 equals to I2 into में N2 by N1, ओके। And what is my A? A क्या है मेरा, ट्रांसफॉर्मेशन और टर्न्स रेशियो, दैट इज HV वाइंडिंग के टर्न अपॉन में LV वाइंडिंग के टर्न। जो हमने एग्जांपल लिया था वहां पे ए क्या था, N1 by N2। मैंने जो किया था दिस वाज फॉर ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता मेरा तो N1 अगर यहाँ पे है
दिस इज माई N2, अगर मेरा स्टेप अप है तो मीन्स सेकेंडरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ए क्या होगा मेरा N2/N1। लेकिन हमेशा याद रखना ए इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन हाई वोल्टेज साइड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन लो वोल्टेज साइड। और बस आप ये एमएमएफ बैलेंस की इक्वेशन याद रखो एंड एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड इजीली। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास we will see our next concept, that is we will apply load on this transformer and we will see the practical transformer. So thank you very much.